यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्त सूर्य दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, अत्यंत श्रद्धा एवं भावपूर्ण हृदय से आज हम स्वतंत्र वीर सावरकर को स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म दिवस विगत 28 मई को था। जब हम सावरकर जी को स्मरण करते हैं तो हमें एक आभास होता है कि लगभग 50 वर्ष तक स्वतंत्रता के उनके बारे में कहीं कोई चर्चा सामान्यतः नहीं होती थी। जब तक वो जीवित रहे 1966 तक, तब तक उनके बारे में सामान्यतः लोग जानते ही नहीं थे। कारण क्या था कि हमारे जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने उनको वो महत्व ही नहीं दिया जिसके वो अधिकारी थे। उनका जो मूल्यांकन उनका किया ही नहीं गया उस रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। यह देश की एक विडंबना रही कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जवानी आहूत कर दी, जिसने अपने तप और त्याग से इस देश को बलिदान कराने के लिए अनेक यातनाएं सही, उसको उस काल में स्मरण ही नहीं किया गया। आइए हम थोड़ा जानें कि उस काल की क्या परिस्थितियां थी जब स्वतंत्र वीर सावरकर हुए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो चुका था। देश में अंग्रेजी शासन का इतना आतंक था कि कोई स्वतंत्रता की बात करने को तैयार नहीं था। ऐसे काल में सन 1875 में महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्वदेशी राज्य के महत्व को जन जन तक पहुंचाया और कहा कि विदेशी राज्य चाहे माता पिता के समान ही सुख देने वाला क्यों ना हो, परंतु स्वदेशी राज्य ही सर्वोत्तम है। और उसी का अनुगमन करते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता हमारा, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु उस काल में अन्य लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल विपरीत स्थिति है। उस समय गांधी जी जब इंग्लैंड में थे तो वो घोषणा करते हैं कि जब भी अंग्रेज शासन के प्रति वफादारी दिखाने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं ये प्रयास करता हूं कि अंग्रेजों से भी ज्यादा वफादार मैं उसके प्रति देखूं। ये गांधी जी के भाव हैं उस समय के, सन 1915 के, कि वो चाहते हैं कि वो अंग्रेजों से भी अधिक वफादार दिखाई देने का प्रयास करते हैं और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी जो वेशभूषा है उसको वो बहुत अधिक पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है। और उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उस समय एक बनाई सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वह घोषणा करती है कि भारत की उन्नति के लिए अंग्रेजी शासन आवश्यक है। कितनी विपरीत परिस्थितियां आप देखिएगा। वो कह रहे हैं, जो गांधी के गुरु हैं वो कहते हैं कि भारत की उन्नति के लिए अंग्रेजों से संबंध रखना बहुत आवश्यक है, इसके बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। अब बिल्कुल एक तरफ तो महर्षि देव दयानंद का चिंतन है कि स्वदेशी राज्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और एक तरफ यह चिंतन है कि अंग्रेजी शासन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे ही काल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन व्यक्ति है? वह इटावा के डीएम थे। जब
1957 में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ तो वो डीएम थे इटावा के, और 29 मई 1857 को वहां से भागे एक महिला के वेश में अपनी जान बचाने के लिए, और वह व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना कर रहा है। क्या उद्देश्य हो सकता है उसका? पहले आरंभिक वर्षों में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे उनमें अंग्रेज गवर्नर वायसराय शामिल हुआ करते थे, और लॉन्ग लिव द किंग यह उसमें गाया जाता था। उस समय कांग्रेस जो स्थापित की गई उस समय उसके अंदर बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, अभिजात्य लोग थे, और उनका उद्देश्य क्या होता था कि अंग्रेज सरकार को प्रसन्न रखना और अंग्रेज सरकार से छोटी छोटी रियायतों की मांग करना, जैसे सफाई करा दीजिए हमारे यहाँ, हमें नौकरी के लिए व्यवस्था कर दीजिएगा, हमारे लिए जो है सुंदर आवास की व्यवस्था कर दीजिएगा। छोटी छोटी मांगे उनकी होती थी, इसके आगे उनकी मांग देश की सुंदरता से कोई संबंध ही नहीं था। वो चाहते ही नहीं थे कि देश कभी आजाद हो। उस स्थिति में 1883 को 28 मई को सावरकर का जन्म हुआ। भागूर जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव था। 3 भाई थे, 1 बहन थी। बड़े भाई जो थे उनका नाम गणेश सावरकर था, इनका विनायक सावरकर, और छोटे का नारायण सावरकर। बहन का नाम था मैनाबाई। पिता थे दामोदर सावरकर और माता थी राधाबाई। जब पावन ब्राह्मण थे, जागीरदार थे और अपना परिवार चला रहे थे। 10 वर्ष की आयु ही सावरकर की, तो सावरकर मेधावी थे। घर का वातावरण भी बहुत ही धार्मिक था। तो उस समय उस काल में देखिए संस्कार देने की परंपरा होती थी उस काल में। तो उस काल में जो सावरकर को संस्कार प्राप्त हुए, घर में ही संस्कार प्राप्त हुए। उस काल में शिवाजी की गाथाएं, महाभारत की गाथाएं, रामायण की गाथाएं, और जितने भी हमारे पेशवा हुए जो उन्होंने वीरता में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, उनकी चर्चा परिवार में होती थी। 10 वर्ष की आयु में ही सावरकर ने एक कविता लिख ली और वह स्थानीय जो समाचार पत्र था उसमें प्रकाशित हुई। मेधावी वो आरंभ से थे। 15 वर्ष की अवस्था हुई तो एक घटना हुई। पूना में एक प्लेग फैला बहुत जबरदस्त, और वहां का जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, उसने वहां पर जो उनके जो प्लेग से आतंकित लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार करने आरंभ कर दिए। ऐसे समय में 3 भाई हुआ करते थे जिनको हम जानते हैं चापेकर बंधु के नाम से। बड़े भाई थे दामोदर चापेकर, और उससे छोटे जो थे बालकृष्ण, और उससे छोटे वासुदेव। ये उसके अत्याचारों से बहुत व्यथित हुए, और बड़े भाई जो थे दामोदर चापेकर, उन्होंने 97 में रैंड की हत्या कर दी। हत्या होने के पश्चात उस समय जो उनकी 2 साथी थे उन्होंने मुखबरी कर दी और वह गिरफ्तार हो गए। और सन 98 में अप्रैल में उनको फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 98 को उनको फांसी दे दी गई। उससे दुखी होने के बाद उनके 2 छोटे भाई बालकृष्ण और वासुदेव ने, जो वो गवाह थे उन दोनों की हत्या कर दी। उसके पश्चात वो भी गिरफ्तार हो गए और उन दोनों को भी फांसी दे दी गई। इससे महाराष्ट्र में एक बहुत संदेश गया कि विदेशी शासन को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय एसएम परांजपे थे, वह पूना में अखबार चलाते थे कल, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का केसरी बहुत ज्यादा ही मशहूर अखबार था उस समय। उन दोनों ने इन तीनों वीरों की प्रशंसा की कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे आतताई का हत्या की है। तो उस संबंध में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी खबर सावरकर को मिली 15 वर्ष की आयु में, सावरकर के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वे एक आइडियल थे। वे उनको बहुत ही सम्मान दिया करते थे।
15 वर्ष की आयु में तब उस समय में सावरकर ने यह शपथ ली कि या तो मैं चापेकर बंधुओं की भांति बलिदान हो जाऊंगा या शिवाजी की तरह मैं विजयी होऊंगा। यह मन में संकल्प ले लिया उन्होंने जीवन में 15 वर्ष के बालक ने। और उसके पश्चात उन्होंने 1901 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। मित्र मेला एक संगठन, बालकों का संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था कि विदेशियों की जो आतंक है उससे मुक्ति प्राप्त करना। और उन्होंने अपने विद्यालय में जो है इस संगठन का निर्माण किया नासिक के अंदर। और 1905 में उन्होंने 7 अक्टूबर को दशहरे के दिन विदेशी वस्त्रों की होली जलाई पूना में। इस प्रकार से सावरकर ने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। छोटी आयु में 1901 में ही उनका विवाह हो गया था। 10 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हो गया था और 15 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया था। लेकिन उनके भाई उनके बहुत बड़े सहयोगी रहे जो गणेश सावरकर थे और उनकी पत्नी। उन्होंने अपने जो है छोटे भाई को पढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास किया। उनकी इच्छा थी कि मेरा भाई बहुत मेधावी है और इसके आगे चलेगा तो जब ये उन्नति करेगा, वकील बनेगा तो परिवार को बहुत सुख मिलेगा, परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। 1901 में इनका विवाह यमुनाबाई से हो गया और 1905 में यह फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए की परीक्षा के लिए सम्मिलित हो गए। 1906 में इन्हें बीए की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। उस समय श्याम जी कृष्ण वर्मा जो कि महर्षि स्वामी दयानंद के शिष्य थे, वह 1897 में ही इंग्लैंड पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। और उन्होंने वहां पे हर्बर्ट स्पेंसर के नाम पर एक स्कॉलरशिप चलाए थे भारतीयों के लिए, जिससे कि भारतीय यहाँ आके पढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। परंतु उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरे स्कॉलरशिप से जो भी पढ़ेगा वह अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेगा, वह देश के लिए ही कार्य करेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के श्याम जी कृष्ण वर्मा से अच्छे संबंध थे। उन्हीं संपर्कों के कारण सावरकर को यह स्कॉलरशिप मिल गया और सावरकर जो है 1906 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड पहुंचे और वहां पे उन्होंने इंडिया हाउस में ही अपना जो है वहां पे रहने की व्यवस्था कर ली। वहां पहुंचने के बाद सावरकर का मुख्य उद्देश्य क्या था वहां जाके कि अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि भारत में तो अंग्रेजी शासन हमें बहुत दबाता है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करने देता। परंतु अंग्रेज विदेशों में यूरोप की स्थिति यह थी कि वहां पे प्रेस ओपन थी, वहां पे समाचार पत्र खुले खुले सब बातें लिख देते थे कि लोकतंत्र की तांत्रिक व्यवस्था थी वहां पे, इसलिए किसी बात को दबाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि वहां जाकर मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए अधिकाधिक प्रयास करूंगा। और 1906 में वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर अभिनव भारत सोसाइटी की वहां पर स्थापना कर दी। वहां पर उनको अनेक मित्र मिल गए, ऐसे जो भारत से गए हुए थे, जो इंडिया हाउस में रहते थे। मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा, बापट, ऐसे अनेक लोग थे जो कि वहां रहते थे और वह भी स्वतंत्रता संग्राम में उनके सहयोगी थे। 1906 में ही सावरकर ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने काम जो किया, उनको एक आदर्श लगते थे, एक क्रांतिकारी हुए हैं इटली के मैज़नी। मैज़नी ने इटली को ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था और इटली को स्वतंत्र कराया था। तो सावरकर उनके प्रशंसक थे और उनके मन में भाव था कि जिस प्रकार मैज़नी ने स्वतंत्र कराया है इटली को ऑस्ट्रिया से, उसी प्रकार मैं भी देश को स्वतंत्र कराऊं। इसलिए उन्होंने मैज़नी की जो आत्मकथा थी वह मराठी में प्रकाशित कराई। उस समय स्थिति यह थी कि भारत सरकार
भारत की गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि किसी इस तरह का कोई साहित्य यहाँ पर आए, परंतु सावरकर ने वह यहाँ भेजा और उनसे अनुमति लेकर यह उन्होंने भेंट किया उनके नाम से अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एस.एम. प्रांजपे को समर्पित करते हुए उन्होंने यह पुस्तक यहाँ प्रकाशित कराई। और 2000 जो छपी पुस्तक तुरंत ही यहाँ पे जो है प्रकाशित होने के बाद तुरंत बिक गई। लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया, परंतु अंग्रेज सरकार को वह पुस्तक बहुत अखरी और उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। इसी समय में अंग्रेज सरकार के रहते हुए वहां पे इंग्लैंड में रहते हुए अपने लॉ की पढ़ाई करते हुए उन्होंने उस समय ब्रिटिश म्यूजियम और लाइब्रेरी में जाकर वहां पर जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो लेख थे उनका अध्ययन किया। उससे पूर्व यहाँ पर भारत में अंग्रेजों ने घोषित कर रखा था कि यह एक मात्र म्यूटिनी थी, एक सेना का एक विद्रोह था 1857 का, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। परंतु सावरकर ने जब गहन अध्ययन किया तो उन्होंने जाना कि किस प्रकार से भारत के हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है इस देश को आजाद कराने के लिए 1857 में। तो उन्होंने उस समय घोषित किया कि वह यह मात्र गदर नहीं था अपितु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखी स्वतंत्रता संग्राम पर और इसको प्रकाशित करने के लिए तैयारी की। अंग्रेजों को पता लग गया और अंग्रेज पहली पुस्तक ऐसी है यह जिसमें जो कि प्रकाशित होने से पहले ही बैन कर दी गई। प्रकाशित भी पुस्तक नहीं हुई थी, बैन हो गई और इंग्लैंड में इसको कोई प्रकाशित कराने को तैयार नहीं था। प्रयास किया गया कि फ्रांस में प्रकाशित कराई जाए, फ्रांस ने भी प्रकाशित करने से मना कर दिया। तत्पश्चात यह पुस्तक जो है इंडियन वॉर ऑफ फ्रीडम जो है यह हॉलैंड में प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां जो है भारत पहुंच गई। यह बैंड पुस्तक थी, जिसके पास ही मिल जाती थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसी काल में 1906 में ही निरंतर प्रयास ये रहा कि भारत में जो है स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा देने के लिए वहां से सामग्री यहां भेजी जाए। तो उस समय सावरकर और उनके सहयोगियों का प्रयास ये था कि बम बनाने की विधि जो है वह भारत पहुंचे और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और एक रशिया भाषा में एक सर फ्रांसिस की थे, उनके द्वारा लिखित जो थी बम बनाने की विधि, जिसमें 35 प्रकार के बम बनाने का तरीका लिखा हुआ था, वह रशिया में थी। उसको प्राप्त किया गया और प्राप्त करने के पश्चात उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराया गया। रशिया से ट्रांसलेशन करना भी आसान काम नहीं था। एक मेडिकल की छात्रा थी जन बर्लिन के अंदर, जिसमें कि रशियन छात्रा थी, उस रशियन छात्रा ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस प्रकार से जो बम बनाने का मैनुअल थे वह भारत पहुंचे। अंग्रेजों को पता लग गया, फ्रांस ने बताया कि भारत में बम बनाने के मैनुअल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बम बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। और आपने शायद सुना भी हो, एक कांड हुआ था मानिक ताला कांड। उसमें क्या था कि बिहार में एक स्थान पर बम फटा था। तो बिहार में जो बम फटा था उसका संबंध कहां से था? मानिक ताला जो एक कॉलोनी है कलकत्ता में, उससे संबंध था। और वहां पे जो घर था वह घर था अरविंद घोष और वारिंदर घोष का, जो कि उस समय के बड़े क्रांतिकारी थे। उनके यहां वह बम तैयार किया गया था। इस संबंध में वहां पर गिरफ्तारियां हुई और इसका संबंध निकला इंडिया हाउस से। उसी काल में भारत में जो स्थितियां बन रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उस समय एक तरह से बंगाल में और महाराष्ट्र में और पंजाब में 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से उस काल में 1905 से 7 तक विद्रोह की तैयारियां हो चुकी थी और उसके लिए स्थान स्थान पर प्रयास किए जा रहे थे। उस समय सावरकर ने इंग्लैंड से भारत में 20 पिस्टल भेजी ऑटोमेटिक, जिससे कि उद्देश्य यह था कि एक साथ 21 कलेक्टर जो थे उनकी हत्या की जाए, जिससे कि भारत में एक तरह से अंग्रेज सरकार घबरा जाए और देश छोड़ के निकल जाए। इस प्रयास के लिए उन्होंने
वहां इंग्लैंड से 20 ऑटोमेटिक जो है रिवॉल्वर्स जो है वहां से भारत भिजवाई। उनका एक इंडिया हाउस में एक उनका जो खानसामा था चतुर्भुज अमीन, उसके माध्यम से वह 20 पिस्टल्स भारत पहुंच गई। परंतु अंग्रेजों को कुछ जानकारी हो गई थी कि वहां से कुछ ना कुछ कॉन्साइनमेंट भारत पहुंच गया है, और इसका लेने का दायित्व किसका था? इसको लेने का दायित्व था सावरकर के बड़े भाई जो गणेश सावरकर थे उनका, और उनको अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और उन्हें पता लगा कि जब ये बम मैनुअल जहां पे आए हैं उनके पास जो है बम बनाने की विधि का एक कागज भी मिला, मैनुअल भी मिला, तो ये निश्चित हो गया कि वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है। और उनको 1909 में उस समय जो है काले पानी की सजा दी गई। आप देखिएगा कि सावरकर से पहले उनके बड़े भाई को भी काले पानी की सजा दे दी गई थी। तत्पश्चात 1909 में ये घटनाएं घटी, और उसके पश्चात उसी समय एक नासिक का गवर्नर था जैक्सन, उसकी हत्या कर दी गई। एक कन्हारे थे, अमित कन्हारे, उनके द्वारा नासिक के गवर्नर की हत्या कर, नासिक के जो कलेक्टर थी उसकी हत्या कर दी गई। और उन जो हत्या की गई उसमें वही रिवॉल्वर शामिल थी जो कि उन्होंने वहां से भेजी थी। इस प्रकार से जब अंग्रेजों को पता लगा, इसी समय में वो चतुर्भुज अमीन था, वह भी पकड़ा गया भारत में, और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई 20 जो हमारी जो रिवॉल्वर्स हैं वो वहां से भेजी गई है सावरकर के द्वारा। तो अब सावरकर पर पूरा केस बनाने की तैयारी हो गई। सावरकर वहां अपनी गतिविधियों में पूरी तरह से लगे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले 1857 में ही 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वहां पे वर्षगांठ मंगाई इंडिया हाउस में। 1858 में पुनः उन्होंने बहुत ही जोश से बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसके द्वारा उन्होंने जो अपनी वर्षगांठ, जो अपनी स्वतंत्रता संग्राम की 51वीं वर्षगांठ बनाई। इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ बनाने में सावरकर वहां पर निरंतर तल्लीन थे। उसी समय में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली, जो कि इंडिया जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया थी उसके अंदर जो पॉलिटिकल जो थे एडीसी, उनकी हत्या कर दी। उसमें भी नाम आया कि सावरकर की प्रेरणा से ही वह हत्या की गई है। और उसके पश्चात मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा ने जो उस समय स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि जिस प्रकार से यदि इंग्लैंड पर जर्मनी आक्रमण करे और जर्मनी कब्जा कर ले, तो इंग्लैंड को अधिकार है कि वह जर्मनी से मुक्त कराने के लिए पूर्ण प्रयास करे। इसी प्रकार से भारत को भी यह अधिकार है, भारतवासियों को भी अधिकार है, क्योंकि इंग्लैंड का जो हम पे कब्जा है वो अनाधिकार है। इंग्लैंड को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो हमें भी यह अधिकार है कि हम इंग्लैंड से अपने आप को मुक्त कराने का प्रयास करें। यह जो स्टेटमेंट था, यह भी वीर सावरकर द्वारा तैयार किया गया था। यह सब बातें अंग्रेज सरकार को जानकारी में आ रही थी, तो अंग्रेज सरकार उनके विरुद्ध जो है केस बनाने की तैयारी कर रही थी। और उसी संबंध में उन्होंने जो है उस समय उन्होंने जो है वहां पर सावरकर के विरुद्ध जो है इंग्लैंड में ही एक कंप्लेंट की गई, और जिसपे एक वहां का जो न्यायालय है उसने उनको उनके लिए वारंट इशू कर दिए जनवरी 1910 में। जनवरी 1910 में वारंट इशू हुए, परंतु सावरकर उससे पहले जो है पेरिस निकल चुके थे, और पेरिस निकलने के बाद में वारंट जारी हुए। परंतु ये देखिए पता नहीं किस प्रकार से क्या स्थितियां बनी कि 13 मार्च 1910 को सावरकर जो है वापस आ जाते हैं इंग्लैंड। और जैसे ही वो विक्टोरिया स्टेशन पे उतरते हैं, उसी समय अंग्रेजों के इंस्पेक्टर को जानकारी थी कि सावरकर वापस आ रहे हैं, और उन्होंने वहीं पे एक इंस्पेक्टर पार्कर और मैकार्थी थे, उन दोनों ने विक्टोरिया स्टेशन पे ही 13 मार्च 1910 को उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको भारत लाने की तैयारी हो गई। 1 जुलाई 1910 को उनको
भारत वापस लाने के लिए एक एसएस मौर्य जो शिप था उसके द्वारा उनको भारत लाने के लिए तैयारी करने की, वो भारत के लिए वह जहाज चल पड़ा। परंतु रास्ते में जैसे ही फ्रांस के पास पहुंचने लगा वह शिप, तो उसके अंदर कुछ इंजन में गड़बड़ी आ गई और उसको वहां रुकना था। मार्सिलियस जो बंदरगाह है वहां पे सावरकर को यह मौका मिला और उन्होंने उस समय ही शौचालय में जाकर नीचे, उस शौचालय के पॉट होल से नीचे निकलकर, यह सब बहुत बड़ी साहसिक घटना है सावरकर के जीवन की, जिसको कि पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। तो उस पॉट होल से निकलकर सावरकर 5 मील समुद्र में तैरते हुए फ्रांस के तट पर पहुंच गए। और उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा अंग्रेज पुलिस वालों ने, तो वो पीछे पीछे भागे उसके। और लेकिन वो भागते रहे, हालांकि पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था, क्योंकि जैसे वो निकले तो उनके शरीर छिल गया। और छिलने के बाद भी जब समुद्र का नमकीन पानी लगा उसे, तो कितना कष्ट होता है जब नमक लगे अगर आपके छिले हुए शरीर पर जहां पर घाव हो। परंतु बहुत साहसी थे और उन्होंने भागकर फ्रांस के जो वहां पे जो तटरक्षक थे उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो और मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। परंतु उसी समय अंग्रेज जो थे पुलिस वाले वो पहुंचे और उन्होंने घूस देके उसकर उनको वापस ले लिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ा हार्ड एंड क्रिमिनल है, ये तो बहुत जो है बहुत बड़ा जो है अपराधी है, इनको हमें वापस लेके जाना है। परंतु यह घटना पूरे विश्व में विख्यात हो गई और ये पहला केस था जब एक व्यक्ति के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंटरनेशनल जो हमारा जो जुडिशरी है उसमें केस चला ट्रिब्यूनल में, कि किस प्रकार से फ्रांस की धरती से किस प्रकार से एक व्यक्ति को उठाया जा सकता है अंग्रेजों के द्वारा। परंतु उन्होंने यहाँ पे लाकर उन पे केस आरंभ कर दिया। 9 जुलाई को 1910 को वहां से वो चले और 25 जुलाई को यहाँ पे बंदर पहुंच गए बंबई, और बंबई पहुंच के उन्होंने उनका ट्रायल आरंभ कर दिया। और उन पर जो आरोप लगाए गए, आरोप था एक आरोप था देशद्रोह का और दूसरा आरोप था जैक्सन की हत्या का। इन दोनों आरोपों में उनको 50 वर्ष की सजा दी गई, 50 वर्ष का काला पानी। और काला पानी उस समय लगता था कि जो काला पानी चला गया वो वापस नहीं आ सकता, ये स्थिति थी। तो उनको वहां पे भेज दिया गया। परंतु 13 वर्ष उन्होंने वहां काटे और वहां पे जो अमानवीय यातनाएं सही उन्होंने, उसमें एक बार तो उन्होंने लिखा है कि ऐसा हो गया कि उन्हें लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इतनी स्थिति खराब थी वहां पर। कोल्हू का बैल बना के उन्हें जो है तेल निकालना पड़ता था, गोले के जो होता है उसकी रस्सियां बनानी पड़ती थी, पूरे हाथ छिल जाते थे, एक छोटी सी कोठरी में रहना पड़ता था। उसी कोठरी में उन्होंने अपना जो मल त्याग करना है, उसी कोठरी में रहना है, उसी कोठरी में भोजन करना है। सेलुलर जेल की वह कोठरी आज भी सबको लोग जाके देखते हैं, एक हमारा स्मारक बन गया है कि किस प्रकार से सावरकर ने यातनाएं सही। और यातनाएं सहते सहते उन्होंने फिर उसके बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने अंग्रेज सरकार से प्रार्थना की कि मैं जो है आप मुझे जो है छोड़ दीजिएगा। परंतु अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, दोनों भाई जेल में थे। और आप देखिए 1906 में दोनों भाई मिले थे और उसके बाद 1919 में दोनों भाई मिले हैं। 13 साल दोनों भाई मिल नहीं पाए, एक जेल में रहते हुए भी। इस प्रकार की स्थितियों में सावरकर ने अपना जीवन जो है संपूर्ण जवानी आहूत कर दी देश के लिए। पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए दे दिया। और उसके पश्चात उनको जब यहाँ लाया गया तो उसके बाद उन्हें दिया गया, रत्नागिरी में रखा गया उनको कि आप कोई किसी भी राजनीतिक गतिविधि में, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। और इस प्रकार से 1937 तक उनका जीवन इसी प्रकार चला। परंतु उस काल में भी उन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत काम किया। उन्होंने भारत में हमारे धर्म में जितने पाखंड फैले हुए थे, जितनी कुरीतियां फैली हुई थी, उन सबको समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। जो हमारे दलित भाई थे उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन्होंने स्वयं एक मंदिर बनाया हुआ है, पतित पावन मंदिर रत्नागिरी में। और उसमें सबको कहा कि सबको अधिकार है वहां पे मंदिर में आने का, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई मंदिर में नहीं आ सकता।
हिंदुओं को एकता करने में, हिंदुओं को इकट्ठा करने में, हिंदुओं को शक्तिशाली बनाने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक तो आप सबको जानते ही हैं कि वह पुस्तक जो थी स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वह 1946 तक बैन रही भारत में। अंग्रेजों ने उसका बैन नहीं हटाया। इसी प्रकार से उन्होंने किताब लिखी एसेंस ऑफ हिंदुज्म, जो हिंदुओं में जो विशेष बातें हैं, जो हिंदुत्व कैसे कहते हैं, वह उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और देश की, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना की बात की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि उनकी जो हिंदुत्व की परिभाषा थी वो अलग थी। उनकी परिभाषा के अनुसार से जो लोग अपने इस देश को मातृभूमि मानते हैं, जो लोग हमारे जो महापुरुष हैं उनको अपना महापुरुष मानते हैं, केवल वही हिंदू हैं। जो राम, कृष्ण, दयानंद और इसके अलावा शंकराचार्य अपने जो महापुरुष हैं उनको महापुरुष मानते हैं भारतीयों को, वही हमारे हिंदू हैं। जो हमारे मातृभूमि को अपनी माता मानते हैं वही हिंदू हैं। क्योंकि जिन लोगों की आस्था बाहर है, जैसे मुस्लिम्स हैं, उनकी आस्था कहाँ है? मक्का मदीना में है। अगर क्रिश्चियंस हैं तो उनकी आस्था कहाँ है? रोम में और यरूशलेम में है। यहूदी है, उनकी आस्था भी यरूशलेम में है। उनके धर्म ग्रंथ जो है वो भी बाहर के हैं। उनकी वेद में, गीता में, रामायण में कोई आस्था नहीं है। अतः जिन लोगों की आस्था इन चीजों में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारी मातृभूमि में है, वही वास्तव में हिंदू हैं। और इसी की परिभाषा करके उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा की। वह अखंड भारत के समर्थक थे। किसी भी स्थिति में वे देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, परंतु स्थितियां जैसी बनी सब जानते ही आप किस प्रकार स्थितियां बनी, किस प्रकार देश का विभाजन हुआ। परंतु उसके पश्चात उनके पास 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उन्हें पुनः उन पर आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि गांधी की हत्या में उनका हाथ है। परंतु बाद में वह लोग, उसमें कोई प्रमाण ना मिलने के कारण उनको उससे बरी कर दिया गया। परंतु उसके पश्चात भी उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। 1966 में 26 फरवरी को उन्होंने क्या किया? 15 दिन पहले भोजन लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आत्म अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा यह शरीर इस समाज और इस देश की सेवा के योग्य नहीं रह गया है। अतः इस मेरी शरीर का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और इस प्रकार से वह महान बलिदानी अपना जीवन का संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित करके विदा हो गया। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र की जो आज़ादी मिली, जो हम स्वतंत्र हुए, उसका मूल किस कारण से स्वतंत्र हुए, किनके बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन दे दिया, किस प्रकार से। एक बहुत लंबी कहानी है उनकी, लेकिन चूंकि समय सीमित होता है तो बहुत लंबी बात तो चर्चा नहीं हो सकती, बीच बीच की बातें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन उनके जीवन का एक एक घटना जो है हमारे जीवन को प्रेरणा देती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए और समाज के लिए समर्पित कर दिया। हम सबको आज उनके जो हम बलिदान दिवस मनाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया इस देश के लिए, उन्हीं के कारण से ही हम स्वतंत्र हैं। हमारा अस्तित्व भी उनके कारण से है। और देखिए, उन्होंने ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश के रहते हुए कोई भी विधर्मी अपने धर्म की बड़ाई नहीं कर सकता। क्यों? कि सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद ने सभी धर्मों के बारे में, जो उनकी न्यूनताएं हैं, जो उनमें कमियां हैं, जो उन सब के बारे में चर्चा कर रखी है। तो इसलिए कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के रहते हुए कोई भी अपना विधर्मी अपने धर्म की डींग नहीं मार सकता। और इसके साथ साथ ही लिखते हैं, जो हमारे जो ठंडी रगे हैं हिंदुओं की, उनमें उष्णता जो जगाने वाला है वह कौन सा ग्रंथ है? वह सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश ने ही हिंदुओं की ठंडी रगों में, ठंडे खून में उबाल पैदा किया, जिससे वह राष्ट्र को आजाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो ऐसे महापुरुष को हम स्मरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका जो बलिदान है हम सबको स्मरण रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है वो पढ़नी चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मोपला। वह मोपला पुस्तक जो है
वह 1922 में जब केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए गए थे, और कितने अत्याचार किए गए थे इनके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मोपला। आप उसको पढ़ेंगे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार से देश को, किस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हुए, देश पे किस प्रकार अत्याचार हुए, इसकी चर्चा जो है वह उस मोपला में उन्होंने की है। आप सावरकर के जीवन को देखेंगे, सावरकर के जीवन की एक एक घटना आपको प्रेरणा देगी। सावरकर गांधी से 2 बार केवल मिले हैं, एक बार इंग्लैंड में और एक बार भारत में। दोनों के विचारों में बिल्कुल विपरीत थे दोनों के विचार, गांधी जी के और सावरकर के कहीं से कोई मेल नहीं था, और केवल 2 बार ही उनकी चर्चा आपस में हुई, परंतु विचार भेद के कारण कोई भी बात साथ में नहीं रह पाए वो, और दोनों की चिंतन ही अलग था। एक कहता है कि मैं देश के लिए बलिदान होने को तत्पर हूं, दूसरा कहता है मैं अंग्रेजों के बिना, अंग्रेजों को मैं वफादार हूं। कितना अंतर है, दोनों के चिंतन की दिशा ही अलग थी। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हम स्मरण कर रहे हैं, वीर सावरकर को, जिन्होंने सब कुछ अपने जीवन का इस राष्ट्र के लिए आहुत कर दिया। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम भी राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उस भावना से ओतप्रोत होकर इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करें। ओम शांति शांति।